अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे जीन सीक्वेंसिंग सेंगर मेथड के बारे में। जीन सीक्वेंसिंग क्या है? जीन सीक्वेंसिंग एक्चुअली में एक ऐसी लेबॉर्ट्री टेक्निक है जिसके ज़रिए आप सीक्वेंस मालूम करते हो न्यूक्लियोटाइड्स का या बेसिस का, और कहाँ पर है ये सीक्वेंस? डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। यानी जीन सीक्वेंसिंग के ज़रिए आप किसी भी जीन जो कि डीएनए में मौजूद है उसका एग्जैक्ट सीक्वेंस पता कर सकते हैं। हमें पता है कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। अब ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स किसी भी जीन के अंदर किस तरह से अरेंज है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें पता है कि सारी की सारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है वो जीन्स के अंदर होती है, और ख़ास तौर पर जीन के सीक्वेंस के अंदर। यानी अगर एक भी चीज़ उसके अंदर से या एक भी न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर से चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपना बायोलॉजिकल फंक्शन सही तरह से नहीं परफॉर्म कर सकती है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम स्टडी कर सकें कि सेल के अंदर वो ख़ास जीन जो है वो किस तरह से डेवलपमेंट में और ऑपरेशन में, यानी कि काम, सेल के काम में और सेल को डेवलप करने में हिस्सा ले रही है। मेन प्रिंसिपल जीन सीक्वेंसिंग का क्या है कि आपने क्या करना है कि आपने जनरेट करने हैं पीसीस डीएनए के जो कि मुख्तलिफ साइज़ के हों, और वो सारे साइज़ के जो डीएनए के पीसीस आपके पास आ रहे हैं वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हों, लेकिन एंड जो उनका हो रहा है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हो। अब इसका क्या मतलब है? फ़र्ज़ करें मेरे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है इस तरह से, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी सीक्वेंसिंग करूँ। मैं क्या करूँगी कि मैं अपने इस डीएनए मॉलिक्यूल को मुख्तलिफ साइज़ के पीसीज में डिवाइड कर दूँगी। अब क्या करूँगी कि यहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब मैंने इसको डिवाइड करना है या इसको तोड़ना है या छोटे पीसीज जनरेट करने हैं, तो मैं पहला पीस यहाँ तक जनरेट किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पीस यहाँ तक जनरेट कर लिया, तीसरा पीस मैंने यहाँ पर जनरेट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट तो हर एक का सेम है, ठीक है, लेकिन जो एंडिंग पॉइंट आ रहा है वो तीनों फ्रेगमेंट्स का मुख्तलिफ है। इस तरह से हमारे पास 3 मुख्तलिफ साइज़ के फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। अब मैंने क्या करना है कि मैं इन तीनों फ्रेगमेंट्स को अपनी एगरोस जेल के ऊपर रन करूँगी। एगरोस जेल क्या है? एगरोस जेल एक ख़ास जेल होती है जिसके ऊपर डीएनए को जब रन करते हैं तो डीएनए जैसे जैसे उसके अंदर से गुजरता है तो वो अपने साइज़ के मुताबिक सेपरेट होता जाता है। यानी कि आपको पता चल जाता है कि ऊपर जो डीएनए वो बड़ा है और जो नीचे डीएनए उसके अंदर से गुजर के गया है वो स्मॉल है या छोटा है। उसके बाद जब आपके डीएनए के पीसीज एगरोस के ऊपर सेपरेट हो जाएंगे तो आपने क्या करना है कि अपने सीक्वेंस को उस जेल के ऊपर से आराम से रीड कर लेना है और आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी जीन का सीक्वेंस है। अब जीन सीक्वेंसिंग के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, लेकिन इस वीडियो में जो हम मेथड पढ़ने लगे हैं वो है सेंगर मेथड। सेंगर मेथड जो था वो सेंगर ने प्रपोज किया था 1977 में, और हम इसको चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं। अब इसको चेन टर्मिनेशन मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम यूज़ करते हैं डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, जो क्या करती हैं कि जब डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है तो उसको मुख्तलिफ जगहों पे या मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर टर्मिनेट कर देती हैं या उसको स्टॉप कर देती है। यानी कि डीएनए को मुकम्मल सिंथेसाइज नहीं होने देती, उसके मुख्तलिफ साइज़ के फ्रेगमेंट्स बना देती है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमें यहाँ पर मिल रहे थे। तो इस वजह से हम इसको चेन टर्मिनेशन मेथड करते हैं, क्योंकि चेन का रिएक्शन उसने कभी भी पूरा नहीं होने देना। कभी यहाँ पर स्टॉप कर देगा, कभी यहाँ स्टॉप कर देगा और कभी यहाँ स्टॉप कर देगा। हमें पता है कि जो नॉर्मल डीएनए होता है उसके अंदर हमारे पास डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जहाँ पर इस पोजीशन पे OH मॉलिक्यूल है। अब इस OH मॉलिक्यूल का क्या फ़ायदा होता है कि जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आता है वो यहाँ पर आकर उसके साथ बॉन्ड बनाता है और इस तरह से डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सेंगर मेथड को करते हैं तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल डीएनटीपी की बजाय यहाँ पर हम डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब डाई डीऑक्सी इससे किस तरह से मुख्तलिफ है कि इस पोजीशन पे जहाँ पर OH है इसके अंदर H लगा होता है इस तरह से। अब इसके यहाँ पर H लगने की वजह से क्या होता है कि जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आएगा वो इसके साथ बाइंड नहीं कर सकेगा, और जब वो इसके साथ बाइंड नहीं कर सकेगा तो इसका मतलब है कि हमारी चेन जो है वहाँ पर ही स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये उसका बेसिक जो प्रिंसिपल है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये काम हो किस तरह से रहा है। हमने क्या करना है कि हमने लेना है अपना सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और वो भी वो स्ट्रैंड जिसका सीक्वेंस हमें अननोन है, यानी कि हमें इसका सीक्वेंस पता नहीं है, और हमने सेंगर मेथड के ज़रिए इसका सीक्वेंस जो है वो पता करना है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना रिएक्शन बनाएंगे जिसमें हम डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे और हम अपनी ये डीएनटीपीज डाल देंगे। ये हम एक्चुअली में पीसीआर रिएक्शन बना रहे हैं और इस पीसीआर रिएक्शन में हमें पता है कि क्या होता है कि एक अगर आप पीस डालते हैं डीएनए का तो पीसीआर उसको 1000 पीसेस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि पीसीआर के अंदर डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन नॉर्मल डीएनटीपीस के साथ साथ हम अपनी जो डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करना है कि हमने 4 रिएक्शंस बनाने हैं और हर रिएक्शन में अपनी एक न्यूक्लियोटाइड वाली डी एनटीपी डाल देनी है, यानी कि ये डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड डाल देनी है। ठीक है, जैसे इसके अंदर मैंने एडेनिन वाली डाल दी, इसमें साइटोसिन वाली डाल दी, इसमें मैंने थायमिन वाली डाल दी और इसके अंदर मैंने गवानीन वाली डाल दी। अब क्या होगा, जैसे ही पीसीआर रिएक्शन होगा स्टार्ट, तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास डी एनटीपी आएंगी वहाँ पर हमारा रिएक्शन स्टॉप होता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर डीडीए आया है वहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो गया क्योंकि उसके पास OH नहीं है और वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह से सारे रिएक्शंस जब हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि हम उनको अपनी एगरोस चल के ऊपर लोड कर देंगे, हर एक की अपनी एक लाइन के अंदर। ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने ए वाले डाल दिए सैंपल, यहाँ मैंने सी वाले डाल दिए, यहाँ टी वाले और उसके बाद मैंने यहाँ पर जी वाले डाल दिए। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट साइज़ आए हुए हैं तो अब क्या होगा कि डीएनए मूव करेगा ऊपर से नीचे की तरफ, और जब ये मूव करता है तो जो उसके लॉन्गर फ्रैगमेंट्स होते हैं या जो उसके बड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मूव करता जाएगा तो बड़े ऊपर रहते जाएंगे और छोटे फ्रैगमेंट्स जो है वो नीचे आ जाएंगे। जब हमारी जेल रन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे कि हम सीक्वेंस को रीड करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि लंबे फ्रैगमेंट्स से छोटे फ्रैगमेंट्स की तरफ इसको हम रीड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें सबसे जो पहला बैंड हमें मिल रहा है वो जी का मिल रहा है, तो हमने यहाँ पर जी लगा दिया। जी के बाद हमें जो नेक्स्ट बैंड मिला है वो है ए का, तो हमने ए लिख दिया। ए के बाद हमें नेक्स्ट बैंड मिल रहा है सी का, तो हमारा सी आ गया यहाँ पर। सी के बाद टी का बैंड मिल रहा है तो टी आ गया। टी के बाद हमें फिर से जी का बैंड मिल रहा है तो हमने जी लगा दिया। जी के बाद हमें ए का बैंड मिला, हमने ए लगा दिया। फिर से ए का बैंड मिला, हमने फिर से ए लगा दिया। उसके बाद फिर जी का बैंड मिला, हमने जी लगाया और लास्ट में हमें जो बैंड मिला वो है सी। तो इस तरह से ऊपर से जब हमने नीचे की तरफ रीड किया तो एक्चुअली में हमें हमारा जो सीक्वेंस था वो मिल गया। ठीक है, अब क्या है जी कि ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस है, आप क्या करेंगे इसका एंटी सेंस या इसका सेंस बना देंगे। हमें पता है जी के साथ हमेशा सी आता है, ए के साथ हमेशा टी आता है, सी के साथ हमेशा जी आएगा। तो इस तरह से आप उसका जो है वो सेकंड स्ट्रैंड भी बना लेंगे और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सीक्वेंस आ गया है वो ये वाला सीक्वेंस का बिल्कुल सेम है, यानी कि हमने अपनी जो अननोन सीक्वेंस था उसको सेंगर मेथड के ज़रिए फाइंड कर लिया है। तो ये था हमारा आज का लेसन जीन सीक्वेंसिंग सेंगर मेथड पे, और अब आपको पता चल गया कि आप अपना अननोन डीएनए सीक्वेंस जो है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आई और आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।